कृषि मूल नीति करके टॉपिक है, एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी इन इंडिया, ये टॉपिक है, नया टॉपिक इकोनॉमी के अंतर्गत। तो इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है, ये नया टॉपिक है, मतलब सिलेबस पहले कहीं से कहीं तक इसका उल्लेख नहीं हुआ करता था, हालांकि इनडायरेक्टली था ये, लेकिन डायरेक्टली जो है ऐसा कोई टॉपिक आपके सिलेबस में पहले नहीं था। इसमें एक्चुअली चीज छूटी हुई है, इसका मीनिंग भी आपको लिखना है, बीच में मीनिंग भी आएगा। तो प्रस्तावना अर्थ, इसके उद्देश्य या आवश्यकता के कारण, निर्धारक तत्व, नीति का विकास, इसका प्रभाव, कृषि मूल नीति में जो वृद्धि होती है उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसकी समस्याएं, और सरकारी पहल के अंतर्गत एमएसपी के बारे में हम पढ़ेंगे, इसका मूल्यांकन, और इसमें जो समस्याएं उसके सुझाव और कंक्लूजन, इतनी चीजें जो है हमें इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ना है, कृषि मूल नीति। देखिए, एक किसान जो है इतनी मेहनत से फसलों का उत्पादन करता है, उसमें लागत लगाता है, तो किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य दिलाने के लिए भारत सरकार द्वारा, राज्य सरकारों द्वारा कृषि मूल नीति का निर्धारण किया जाता है ना, ताकि उसको किसी तरह का नुकसान नहीं हो और उसके जीवन स्तर में वृद्धि हो सके। तो इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा कृषि मूल नीति निर्धारित की जाती है। कृषि मूल नीति का मतलब ये नहीं, कोई पॉलिसी नहीं है, इस तरह कोई पॉलिसी नहीं आई है। कृषि मूल नीति का मतलब यहाँ पर यह है कि सरकार जो फसल है उसका उचित मूल्य डिसाइड करे, जिससे उपभोक्ता को किसी तरह का नुकसान नहीं हो, जो उसके द्वारा लागत लगाई जाती है, जो उसके द्वारा मेहनत की जाती है, उसका सही आउटपुट उसको मिल सके, जिससे उसका जीवन स्तर बेहतर हो सके, उसको नुकसान नहीं हो। इसके लिए जो है सरकार कृषि मूल नीति डिसाइड करती है, और वो मुख्य रूप से न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है। मेन डायरेक्ट अगर हम बात करें तो यही, इसमें मेन जो बात करनी है वो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करनी है। न्यूनतम समर्थन मूल्य करके एक बार टॉपिक, मतलब एक बार क्वेश्चन आ चुका है आपके एग्जाम में, ठीक है। तो कृषि मूल नीति का अगर डायरेक्टली हम बात करें तो वो क्या है, एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। तो सरकार कृषि मूल नीति के जरिए क्या करती है, सरकार जो है किसानों को जो उनकी फसल है उनका सही मूल्य दिलाने का प्रयास करती है। मतलब उनके द्वारा जो लागत लगाई गई है, उनके द्वारा जो मेहनत की गई है, उसमें जो है उन्हें नुकसान किसी तरह का नहीं हो। तो इसी को कहा जाता है कृषि मूल नीति, ठीक है। कृषि मूल नीति में 3 चीजें शामिल हैं मुख्यतः, अर्थ के बाद फिर आगे ये आपको बताना है। जैसे मैंने भी बताया कि इसमें मूल मुख्य रूप से शामिल क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य, मेन बात यही है, और इसी के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य डायरेक्ट आपको पूछा जाएगा, या कृषि मूल नीति के अंतर्गत मुख्य तत्व क्या है, या इसका मुख्य उपकरण क्या है, तो न्यूनतम समर्थन मूल्य, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जिसको आगे हम पढ़ेंगे। बफर स्टॉक, भारतीय जो खाद्य निगम है उसके द्वारा बफर स्टॉक बनाए जाते हैं। ये कौन करता है, भारतीय खाद्य निगम। FCI, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके द्वारा बफर स्टॉक स्थापित किए जाते हैं। बफर स्टॉक का मतलब यहाँ पर यह है कि इनमें खाद्यान्न का भंडारण किया जाता है ना। यहाँ पर जो है खाद्यान्न का भंडारण FCI है, और भंडारण करने के पीछे जो वजह होती है वो वजह होती है कि आकस्मिक परिस्थितियों में कोई संकट पैदा हो गया है, खाद्यान्न का संकट पैदा हो गया है,
तो उस संकट से निपटने के लिए बफर स्टॉक से खाद्यान्न निकाल करके और उसका वितरण किया जा सके, लोगों को उपलब्ध कराया जा सके, है ना। क्योंकि अब बिना भोजन के व्यक्ति कैसे चलेगा, कैसे करेगा, है ना। कुछ चीजें ऐसी रहती हैं भाई चलो ठीक है उसके बिना चल जाएगा, है ना, लेकिन बिना गेहूं के, बिना रोटी के जो है काम नहीं चलेगा, है ना। तो रोटी की व्यवस्था जो है ऐसी की जाती है ना। आकस्मिक परिस्थितियों में रोटी की व्यवस्था जो है भारतीय खाद्य निगम बफर स्टॉक के जरिए करता है। बफर स्टॉक का यहाँ पर कैसे संबंध है इसका? बफर स्टॉक का संबंध ऐसे है कि जो भारतीय खाद्य निगम है बफर स्टॉक के लिए जो है खरीदारी करता है। भाई बफर स्टॉक कहाँ से आएगा? सरकार के पास, या जो सरकार की एजेंसी है ये भारतीय खाद्य निगम सरकार की एजेंसी है, इसके द्वारा ही जो है जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली है, खाद्य सुरक्षा है, बफर स्टॉक है, ये इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है। जब हम खाद्य सुरक्षा पढ़ेंगे, सार्वजनिक वितरण प्रणाली पढ़ेंगे तो वहां पर ये उसका डिटेल हम करेंगे। FCI आता है एग्जाम में, आपको पूछ सकता है ये इसके बारे में, तो वहां पर हम इसका डिटेल करेंगे। तो ये तीन चीजें एक साथ आती हैं, एक तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली, बफर स्टॉक और खाद्य सुरक्षा, ठीक है। और उसी से जुड़ा हुआ है न्यूनतम समर्थन मूल्य। अगर समझ में न्यूनतम समर्थन मूल्य की हम बात कर रहे हैं या कृषि मूल्य की बात कर रहे हैं तो वहां पर बफर स्टॉक की बात क्यों हो रही है, वहां पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि इसके लिए जो खाद्यान्न आता है वो कहाँ से आता है? किसानों से आता है ना। सरकार लाएगी कहाँ से? बफर स्टॉक में भंडारण करना है खाद्यान्न का तो सरकार कहाँ से लाएगी? किसानों से खरीदेगी। अब किसानों से खरीदेगी तो कैसे खरीदेगी? न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदेगी। इसलिए हम बफर स्टॉक और पीडीएस की बात कर रहे हैं, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य के समय में हम पीडीएस की बात क्यों कर रहे हैं, बफर स्टॉक की बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि इसमें जो खाद्यान्न जरूरी होता है वो खाद्यान्न जो है आईएफसी कहाँ से लाता है? किसानों से खरीदता है और उसका भंडारण बफर स्टॉक में करता है और उसी खाद्यान्न को जो है पीडीएस के जरिए लोगों को वितरित करता है, ऐसा। तो इसलिए यहाँ पर ये तीनों चीजें हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं और इनका डिटेल हम पीडीएस का अलग से करेंगे। दूसरी यूनिट में डिटेल इसका आपका टॉपिक ही दिया हुआ है। पहले मैंने आप लोगों को बताया कि 2019 तक जो है ये तीनों टॉपिक थे एक साथ, बफर स्टॉक भी था, खाद्य सुरक्षा भी था और पीडीएस भी था। इसके पहले अभी जो 2020 में सिलेबस चेंज हुआ उसने क्या किया? बफर स्टॉक हटा दिया, खाद्य सुरक्षा हटा दी और केवल पीडीएस को रखा। और अभी नया सिलेबस आया तो उसमें क्या किया उसमें पीडीएस के साथ साथ खाद्य सुरक्षा को ऐड कर दिया। अब बफर स्टॉक अभी भी नहीं है सिलेबस में, अब हो सकता है आगे आए तो बफर स्टॉक जोड़ दे। तो इस तरह की चीजें चलती रहती हैं, पता नहीं इनको क्या लगता है कि हटा दिया फिर जोड़ दिया, जब हटाया था फिर जोड़ा क्यों? अब जब जोड़ना था तो हटाया क्यों? तो इस तरह का है। जबकि मैंने पहले ही बताया आप लोगों को जो मेरी बुक है उसमें ये तीनों चीजें मेंशन है, अभी भी है। बफर स्टॉक भी है उसमें, खाद्य सुरक्षा भी है, पीडीएस भी है, तीनों चीजें उसमें डिटेल में दी गई। और अभी खाद्य सुरक्षा तो आ ही गया है ना। तो आ गया समझ में, आगे बात समझ में। पहले तो आपको समझना है कि कृषि मूल नीति है क्या एक्चुअली, पहले तो उसको समझना है। तो कृषि मूल नीति के अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझना है, फिर इसका पर्पज क्या है, फिर आगे की बात है। तो कृषि मूल नीति जो है इसका मीनिंग समझ में आया। कृषि मूल नीति का मतलब होता है कि सरकार द्वारा ऐसी नीति अपनाना जिसके माध्यम से किसानों की जो उपज है, किसानों की जो फसलें हैं, उनको जो है सही कीमत मिल पाए, उचित कीमत पर जो है अपनी फसलों को बेच पाए, जिससे उनको नुकसान नहीं हो। इससे जो है उन्होंने जो लागत लगाई है, जो उन्होंने श्रम किया है, मेहनत की है, उसका सही आउटपुट उनको प्राप्त हो सके। इसी को कहते हैं कृषि मूल नीति, है ना। कृषि मूल नीति सरकार द्वारा निर्धारित की गई ऐसी नीति होती है जिसके जरिए किसानों को उनकी उपज का या उनकी फसल का सही दाम, उचित दाम प्राप्त हो सके, जिससे उनको जो है किसी प्रकार का नुकसान नहीं हो। यानी जो उन्होंने लागत लगाई है, जितना उन्होंने श्रम किया है, उसका सही जो है उनको
प्रतिफल प्राप्त हो सके, तो ऐसी स्थिति को या ऐसी नीति को कृषि मूल नीति कहा जाता है। और कृषि मूल नीति के अंतर्गत मुख्य रूप से ये 3 चीजें शामिल की जाती हैं। मेन है उसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, जिसका हम डिटेल आगे करने वाले हैं, बफर स्टॉक और सार्वजनिक वितरण प्रणाली। बफर स्टॉक, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, इन दोनों के लिए जो रिस्पॉन्सिबल एजेंसी है वो है भारतीय खाद्य निगम, है ना, इंडियन फूड कॉर्पोरेशन जो है हाँ FCI आता है, हाँ फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, हाँ FCI, हाँ मैं IFC का कह रहा था, FCI है फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय खाद्य निगम। तो ये इस तरीके से भारत सरकार की कृषि मंत्रालय जो उसकी एजेंसी है ये FCI, तो इसके द्वारा बफर स्टॉक किया जाता है और इसी के द्वारा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए काम किया जाता है। उचित मूल्य की जो दुकानें होती हैं उनके जरिए जो है PDS सिस्टम के माध्यम से लोगों को खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाता है कम मूल्य पर, कम दामों पर, ठीक। तो ये इस तरीके से 3 चीजें इसके अंतर्गत हमें पढ़ना है मुख्य रूप से। तो इसके बाद फिर इसके आते हैं पर्पज। पर्पज के अंतर्गत सबसे पहला तो कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। कृषि उत्पादन में वृद्धि कैसे होगी? जब किसानों को फायदा होगा, किसानों को उनकी फसल का सही मूल्य मिल पाएगा, उनको नुकसान नहीं होगा, तो फिर वो आगे उत्पादन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। उनको ये रहे वही, अगर हमें सही मूल्य नहीं मिल पा रहा है, फसल की सही कीमत नहीं मिल पा रही है, तो फिर वो उत्पादन आगे करने का प्रयास ही नहीं करें। उत्पादन करने का प्रयास भी करें तो उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए पैसे ही नहीं है ना, क्योंकि उनको घाटा हो रहा है। जितनी उसने लागत लगाई है उस हिसाब से उसको उसका मूल्य नहीं मिल पाया है, कीमत नहीं मिल पाई है। तो ऐसी स्थिति में जो है कृषि उत्पादन नहीं होता है। अगर सही दाम किसानों को मिल जाता है फसल का, तो फिर उनको आगे इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होती है। इससे जो है कृषि उत्पादन में वृद्धि होती है। तो ये है पहला पर्पज, है ना, उद्देश्य या आवश्यकता के कारण दोनों सेम, आवश्यकता के कारण। इसके बाद आता है, ये मेन पॉइंट यही है, किसानों को उनके उत्पाद का उचित मूल्य दिलाना। इसको हम पहला पॉइंट अगर लिखें तो ज्यादा सही रहेगा, ये दूसरा पॉइंट आ जाएगा, ऐसा हम कह सकते हैं। दूसरा और ये पहला पॉइंट, ऐसा ज्यादा सही है। अगर हम सीक्वेंस में देखें तो पहला पॉइंट ये आएगा, किसान जो है उनकी जो उत्पाद है, उनकी जो फसलें हैं, उनका उचित मूल्य दिलाने के पर्पज से जो है कृषि मूल्य नीति निर्धारित की जाती है। इसके बाद आता है खाद्यान्न तथा कृषि की जो वस्तुएं हैं उनकी कीमतों के बीच संबंध स्थापित करना है। मतलब कहने का यहाँ पर है कि खाद्यान्न और कृषि की जो अन्य वस्तुएं हैं उनकी कीमतें, मतलब कृषि की अन्य वस्तुएं का मतलब यहाँ पर है कि जो भी खाद्यान्न हम उगाते हैं उसमें जो भी उपकरण यूज किए जाते हैं, जो भी खाद बीज यूज किया जाता है, उनके बीच सही संबंध होना चाहिए। जिस हिसाब से हम जो है उनका यूज कर रहे हैं उसके हिसाब से हमें जो है खाद्यान्न का मूल्य मिलना चाहिए, उसकी कीमत मिलना चाहिए। तो दोनों के बीच संबंध स्थापित करने की बात यहाँ पर कही गई। खाद्यान्न तथा कृषि की वस्तुओं की कीमतों के बीच संबंध, कृषि कार्य के लिए जो भी हम वस्तुएं यूज कर रहे हैं उनकी जो कीमतें हैं उसके अकॉर्डिंग हमारी फसल का सही मूल्य अगर मिल रहा है, खाद्यान्न का सही मूल्य मिल रहा है, तो किसान के लिए वो लाभप्रद होता है। इसके बाद आता है उत्पादक वर्ग और उपभोक्ता दोनों के हितों की रक्षा करना। ये आगे कारक में भी कुछ पॉइंट आएंगे। निर्धारण जो कृषि मूल्य निर्धारित की जाती है या MSP निर्धारित किया जाता है, उसके क्या कारक है, तो उसमें उपभोक्ता और उत्पादक दोनों वर्गों के हितों का ध्यान रखना, ये भी एक इसका कारक माना जाता है ना। तो उत्पादक वर्ग यानी किसान, और उपभोक्ता वर्ग यानी जनता, दोनों के हितों की रक्षा इसके माध्यम से की जाती है। मतलब कहने का यह है कि इतना मूल्य निर्धारित कर दिया जाता है कि इससे किसानों को भी नुकसान नहीं हो और उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं हो, दोनों का हित बना रहे। इसका एक और तरीका होता है, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, जैसे निम्न आय वाले उपभोक्ता होते हैं,
निम्न आय वाले उपभोक्ताओं को इससे नुकसान हो सकता है। तो उनकी रक्षा करने के लिए क्या करती है, उनकी रक्षा के लिए पीडीएस चलाती है। पीडीएस जो है वो उनकी रक्षा के लिए, निम्न आय वाले जो उपभोक्ता हैं उनको उनके हितों की रक्षा करने के लिए सरकार क्या करती है, सरकार ये करती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर किसानों से फसल खरीद लेती है और उससे कम रेट पर निम्न आय वाले जो उपभोक्ता हैं उनको बेच देती है। किसके जरिए, पीडीएस के जरिए, है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से कम आय वाले जो उपभोक्ता हैं उनको जो जितनी मूल्य पर खाद्यान्न खरीदा गया है किसानों से सरकार ने, उससे कम मूल्य पर जो है वो खाद्यान्न निम्न आय वाले जो उपभोक्ता है उनको बेचा जाता है पीडीएस सिस्टम के माध्यम से, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से ऐसा सरकार करती है। तो ये दोनों के हितों की बात है, मतलब किसानों का भी नुकसान नहीं हुआ, किसानों से ज्यादा कीमत देकर के फसल खरीद ली गई, खाद्यान्न खरीद लिया गया, और जो कम आय वाले उपभोक्ता हैं उनको उससे कम रेट पर खाद्यान्न बेच दिया गया पीडीएस के माध्यम से। तो उचित मूल्य की दुकानें होती हैं, तो उसमें जो डिफरेंस आता है वो डिफरेंस सब्सिडी के रूप में जाता है, उसके लिए सरकार सब्सिडी देती है। वो सब्सिडी उसको बोलते हैं खाद्यान्न सब्सिडी बोलते हैं। अब सब्सिडी का टॉपिक आपको हटा दिया, कितना अच्छा टॉपिक है, उसको जो है इसमें हटा दिया। पिछले बार था, इसके पहले भी था, लेकिन अभी सब्सिडी का टॉपिक नहीं। लेकिन जब हम पीडीएस की बात करते हैं तो वहां पर सब्सिडी आ जाती है। जब हम पीडीएस पढ़ेंगे तो खाद्यान्न सब्सिडी तो उसमें आएगी ना, खाद्यान्न सब्सिडी का जिक्र आता है, यही खाद्यान्न सब्सिडी है ना। सरकार ने ज्यादा पैसे दिए किसानों को, लेकिन कम पैसे में जो है अनाज बेच रही है जो कम आय वाले उपभोक्ता हैं। तो वो जो डिफरेंस आया है ना, मान लीजिए 100 रुपए में उसने खाद्यान्न खरीदा और बेच दिया 50 रुपए में, तो 50 रुपए का डिफरेंस आया, तो 50 रुपए का घाटा कौन सहेगा, 50 रुपए का घाटा सहेगी गवर्नमेंट। और यही 50 रुपए सब्सिडी कहा जाता है, इसको हम बोलते हैं खाद्यान्न सब्सिडी, फूड सब्सिडी। ये खाद्यान्न सब्सिडी न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए निम्न आय वाले जो उपभोक्ता हैं उनको प्रदान की जाती है। ठीक है, तो ये इस तरीके से दोनों के हितों की सुरक्षा जो है सरकार द्वारा की जा रही है। राष्ट्रीय और घरेलू दोनों स्तरों पर खास सुरक्षा मुहैया कराना, खास सुरक्षा हासिल करना, है ना। न्यूनतम समर्थन मूल्य मैंने वही भी बताया है कि राष्ट्रीय स्तर पर और घरेलू स्तर पर जो है खास सुरक्षा मुहैया न्यूनतम समर्थन मूल्य के जरिए उपलब्ध कराई जाती है, किसानों को भी और उपभोक्ताओं को भी, दोनों को, पीडीएस के माध्यम से, बफर स्टॉक के माध्यम से। इसके बाद आता है उच्च निवेश तथा उत्पादन को प्रोत्साहित करना। कृषि के क्षेत्र में ज्यादा निवेश कब होगा, जब किसानों को ज्यादा आय होगी, है ना। किसानों को जब ज्यादा आय होगी, उनको बचत होगी, तभी वो इन्वेस्ट कर पाएंगे। ज्यादा इनकम नहीं है, बचत नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट कैसे होगा। और जब इन्वेस्टमेंट होगा तो उत्पादन ज्यादा होगा, है ना। क्योंकि उत्पादन जो है किससे जुड़ा हुआ है, निवेश से जुड़ा हुआ है। निवेश किससे जुड़ा हुआ है, बचत से जुड़ी हुई है। बचत किससे जुड़ी हुई है, आय से जुड़ी हुई है। तो ये सारी चीजें परस्पर संबंधित हैं, इसको हम ऐसे बता सकते हैं। देखिए, उचित कृषि मूल्य नीति, ठीक है। किसानों को उनकी फसल का, उनकी फसल की उचित कीमत मिलना, उचित कीमत प्राप्त होना, ठीक है। इससे फिर क्या होगा, किसानों की आय में वृद्धि। इसको आप प्रभाव में भी लिख सकते हैं, अभी प्रभाव एक टॉपिक है,
तो प्रभाव के अंतर्गत भी आएगा। मैं उद्देश्य के अंतर्गत इसको समझाने के लिए बता रहा हूँ। मेन उसी में आएगा कृषि मूल नीति का प्रभाव किसानों पर क्या होता है, समाज पर क्या होता है, अर्थव्यवस्था पर क्या होता है, ये आप बता सकते हैं। आय में वृद्धि होगी तो क्या होगा, बचत में वृद्धि। बचत में वृद्धि, बचत में वृद्धि होगी तो क्या होगा, निवेश, निवेश में वृद्धि, इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी। इन्वेस्टमेंट में वृद्धि होगी तो क्या होगा, उत्पादकता में वृद्धि। ये इस तरीके से हम जो है कृषि मूल नीति का जो प्रभाव है वो हम बता सकते हैं। ये तो एक प्रभाव है, एक डायरेक्शन में प्रभाव मैंने बताया है। दूसरा डायरेक्शन एक और है जिससे जो है उद्योग और सेवा क्षेत्र भी प्रभावित होता है ना। ये तो केवल मैंने उत्पादन में वृद्धि के संबंध में जो प्रभाव है उसका उल्लेख यहाँ पर किया हुआ है केवल। दूसरा प्रभाव हम आगे पढ़ेंगे। किसानों की आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ती है, जैसे मैंने बताया हुआ है, पहले ही बताया आप लोगों को। किसानों की जब आय बढ़ती है तो उसकी क्रय शक्ति बढ़ जाती है, मांग बढ़ती है, इससे जो उत्पादन में वृद्धि होती है, औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि होती है, सेवाओं का विस्तार होता है, जिससे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, देश की विकास दर है उसमें वृद्धि होती है। तो ये किसका प्रभाव है, ये जो है इस चीज का पूरी अर्थव्यवस्था पर प्रभाव है। ये तो केवल मैंने बताया है कि उत्पादन कैसे बढ़ता है ना। कृषि मूल नीति अगर प्रॉपर रखी गई है तो उससे उत्पादन बढ़ता है, क्योंकि किसानों की आय बढ़ती है, बचत उसको होती है, और इससे जो है वो ज्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं। ज्यादा इन्वेस्टमेंट अगर किया जाता है तो उससे उत्पादकता बढ़ती है। तो आई बात समझ में। किसानों की आय को दुगना करना जो लक्ष्य डिसाइड किया गया है सरकार द्वारा, तो उसको जो है हम पूरा कर सकते हैं। ये भी एक इसका पर्पज हो सकता है ना। कृषक संकट जो है, किसानों का जो संकट है उसको दूर करके उनके जीवन स्तर को ऊंचा करना, ऊंचा उठाना, ये भी इसका एक पर्पज हो सकता है। ठीक, तो ये पर्पज मैंने कुछ खास बताए हैं मेरे ख्याल से। हाँ, अभी और है। कृषकों को आएगा ना, कृषकों को नवीनतम तकनीक के उपयोग हेतु प्रेरित करना है ना, ये इसका एक पर्पज है। नवीनतम तकनीक का उपयोग क्यों कैसे करेंगे, जब उनके पास ज्यादा इनकम होगी, ज्यादा पैसे होंगे तभी कर पाएंगे। क्योंकि नवीनतम तकनीक का उपयोग करना हो तो ज्यादा पैसे लगना, बिना पैसे के कैसे करेंगे आप, है ना। तो नवीनतम तकनीक का उपयोग तभी होगा जब उनकी आय में वृद्धि होगी। आय में वृद्धि कब होगी, जब उनको उचित दाम मिलेंगे। जो भी फसल उन्होंने उगाई है किसानों ने, उसका उचित दाम अगर मिलेगा तो उनकी इनकम में वृद्धि होगी, और इनकम में वृद्धि होगी तो वो नई नई तकनीकों का उपयोग कर सकते हैं। परंपरागत जो कृषि है उसको आधुनिक कृषि में बदलना। परंपरागत कृषि जो होती है उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, नई नई तकनीक अपनाई नहीं जाती है, पुरानी तकनीकों से ही काम चलाया जाता है। लेकिन परंपरागत तकनीक को अगर आधुनिक तकनीक में बदलना है, इसके लिए जो किसानों के पास ज्यादा संसाधन चाहिए, ज्यादा आय चाहिए, ज्यादा पैसे चाहिए। उसके आधार पर हम आधुनिक तकनीक को बदल सकते हैं। और ये जो है संभव कैसे होता है, ये होता है सही कृषि मूल नीति के माध्यम से। कृषि के वाणिज्यीकरण को बढ़ावा देना। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब होता है कि व्यापारिक उद्देश्य, व्यापारिक लाभ के लिए कृषि करना, इसको कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण, है ना। हम जो है लाभ कमाने के लिए कृषि को करें तो ऐसी कृषि को वाणिज्यीकरण कहा जाता है, जो हमारे यहाँ चल रही है। और इसकी नींव रखी गई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, ब्रिटिश सरकार के समय से जो है इसकी नींव रखी गई। और किस रूप में रखी थी, मैंने शायद बताया है पहले, किस रूप में रखी थी उन्होंने, नील की खेती करा दी,
नील की खेती सबसे पहले अंग्रेजों ने यहाँ पर स्टार्ट करवाई थी। तो नील की खेती करवाने का मतलब वही था, कृषि का वाणिज्यीकरण, कृषि को एक व्यवसाय के रूप में अपनाना, जो उन्होंने स्टार्ट करवाया था नील की खेती करके। हालांकि उससे बहुत नुकसान हुए, इसलिए आंदोलन भी हुए, क्योंकि नील की खेती करने से जो जमीन है वो बंजर हो जाती है, उसमें 3-4 साल तक कुछ नहीं उगता है, इसलिए उसका विरोध बहुत होता था। इसलिए नील आंदोलन हुआ है ना। चंपारण सत्याग्रह तो उससे जुड़ा हुआ है, चंपारण में, बिहार में जो सत्याग्रह हुआ था वो उसी से जुड़ा हुआ है। 3 कठिया पद्धति जो वहाँ पर चलती थी, उसका विरोध करने के लिए इसको सत्याग्रह किया गया था। तो कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि जो वाणिज्यीकरण अभी चल रहा है वो अंग्रेजों ने स्टार्ट किया, लेकिन हमें उसका फायदा कहीं ना कहीं हो रहा है। तो आज जो है नगदी फसलों का ज्यादा उत्पादन होता है। कृषि का वाणिज्यीकरण का मतलब नगदी फसलों के उत्पादन पर जोर देना, जो व्यापारिक फसलें हैं उनके उत्पादन पर जोर देना, जैसे चाय है ना, जूट है, पटसन है, कपास है, सोयाबीन है, अन्नफलन्दी फसलें हैं, है ना। तो ये जो फसलें हैं, गन्ना है, तो ये जो फसलें हैं, इन फसलों के उत्पादन पर ज्यादा जोर दिया जाता है, तो उसको हम कहते हैं कृषि का वाणिज्यीकरण। नकदी फसलों के उत्पादन पर जोर देना। ये तो इस तरीके से इसके पर्पज कंप्लीट हो जाते हैं जी। और इसके बाद आते हैं निर्धारक तत्व। निर्धारक तत्व में कुछ चीजें वही आएंगी जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी थी। इसके निर्धारक तत्व में तो पहला पॉइंट इसमें लिखा है न्याय संगत आय वितरण। जो लोगों को आय होती है उसका सही ढंग से वितरण करना, मतलब जैसे उचित जो न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया जाता है तो उसका ध्यान रखा जाता है कि भी सभी को जो आय का वितरण है समान रूप से हो, है ना। लोग जो पैसे कमाते हैं उसमें किसी एक व्यक्ति को ज्यादा फायदा नहीं हो, इसका ध्यान रखते हुए एमएसपी या कृषि मूल्य निर्धारित की जाती है। इसको कहते हैं न्याय संगत आय का वितरण, यानी जो इनकम लोगों को हो रही है उसका सही ढंग से वितरण हो। कुछ लोगों के हाथों में धन केंद्रित ना हो पाए, इसका ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। यानी किसानों को फायदा हो, लेकिन ऐसा नहीं कि भाई किसानों के पास ही सारा पैसा जमा हो जाए, बहुत इतना समर्थन मूल्य कर दो कि किसानों को बहुत ज्यादा फायदा हो, लेकिन उससे नुकसान दूसरे को भी हो सकता है, उपभोक्ता को नुकसान होगा, है ना। तो इस तरीके से ये मूल्य डिसाइड किए जाते हैं कि सभी का आय का वितरण सभी को समान रूप से हो, न्यायपूर्ण हो। उचित पारिश्रमिक, यानी जो किसान मेहनत करते हैं उनका सही पारिश्रमिक उनको मिल सके, इसका भी ध्यान यहाँ पर रखा जाता है। मुद्रास्फीति नियंत्रण करने का एक आधार है। इसमें मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, पहले बताया था, मौसम पर निर्भरता के वहां पर भी बताया था। लगभग संबंधित चीजें हैं कि अगर न्यूनतम समर्थन मूल्य अगर ज्यादा कर दिया जाता है, बहुत ज्यादा हो गया, तो क्या होगा, मुद्रास्फीति की स्थिति बढ़ जाएगी। बहुत ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, बहुत कम भी नहीं होना चाहिए। बहुत कम हो जाएगा तो मुद्रा संकुचन की स्थिति, है ना, मंदी की स्थिति आ जाएगी, रिसेशन की स्थिति आ जाएगी। बहुत ज्यादा बढ़ा दिया जाता है मूल्य तो क्या होगा, महंगाई बढ़ जाएगी, यानी मुद्रास्फीति की स्थिति हो जाएगी। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के आधार पर जो है कीमतें डिसाइड की जाती हैं कि मुद्रास्फीति भी नहीं हो, यानी इन्फ्लेशन भी नहीं हो, मुद्रा संचयन यानी डिफ्लेशन भी नहीं होना चाहिए। मुद्रास्फीति मतलब महंगाई, और मुद्रा संचयन का इम्पैक्ट होता है वो मंदी के रूप में होता है। तो ना तो महंगाई हो ना ही मंदी हो, बीच की स्थिति बनी रहे, इसको ध्यान में रख करके मूल नीति डिसाइड की जाती है। उत्पादन लागत का ध्यान रखा जाता है, जो भी लागत लगी हुई है, जो भी कॉस्ट लगी हुई है उत्पादन करने में, उसको आधार मान करके ये मूल नीति डिसाइड की जाती है। मैंने आप लोगों को पहले से बताया होगा कि स्वामीनाथन जो रिपोर्ट है, स्वामीनाथन आयोग जो बना था, उसने जो है रिपोर्ट दी थी कि टोटल जो लागत लगती है
सब कुछ खर्च हो गया, लागत लगती है, उसका 50% जो है अतिरिक्त मूल्य होना चाहिए, है ना, 50% ज्यादा मूल्य होना चाहिए, तो उसको आधार माना जाता है ना। सबसे बड़ा आधार यही है, क्योंकि देखा जाए, है ना, मतलब एमएसपी डिसाइड करने में सबसे बड़ा जो आधार माना जाता है वो है उत्पादन लागत, कि जो किसान है उनको फसल उत्पादित करने में कितनी लागत लगी है, उस आधार पर जो है उनको मूल्य डिसाइड किए जाते हैं। हाँ, कैसे? हाँ, किसी की क्वालिटी अच्छी है उसको उसी रेट पे लेंगे, किसी की क्वालिटी हाँ, मतलब उसमें नहीं, ये तो क्या है, मिनिमम होता है, न्यूनतम होता है, मतलब इसमें ये नहीं है कि इतने ही रेट पर लिया जाएगा, इससे कम रेट पर नहीं लिया जाएगा, ये है। समर्थन मूल्य तो एक ही, जैसे गेहूं का, तो गेहूं में तो अलग अलग होगा, नहीं क्वालिटी कुछ भी हो, एमएसपी तो गेहूं के लिए एक ही है, अलग अलग नहीं होती है। कुछ ऐसी है जिसमें थोड़ा सा अंतर करते हैं, बाकी कुछ ज्यादातर फसलों में एक ही एमएसपी होता है, लेकिन ये जो एमएसपी है न्यूनतम होता है, मिनिमम। मिनिमम का मतलब ये है कि इससे कम कीमत पर कोई भी फसल नहीं खरीद सकता है, अगर खरीदता है तो उस पर तो एक्शन होगा, मतलब इतने में होगा या इससे ज्यादा होगा, इससे कम कीमत पर फसल नहीं ली जाएगी, तो फिर क्वालिटी का वहां पर आ जाता है, अच्छी क्वालिटी का है तो उससे ज्यादा में जाएगा, वो कम क्वालिटी है तो उससे थोड़ा सा उसी के आसपास रहेगा, है ना। तो एमएसपी का मतलब ये नहीं समझना है कि इतनी ही रेट पर फसल ली जाएगी, खरीदी जाएगी या बेची जाएगी, है ना, वो मिनिमम डिसाइड कर दिया गवर्नमेंट ने कि इससे कम कीमत पर कोई भी किसी भी किसान से फसल नहीं खरीदेगा, अगर कभी खरीदता है और कंप्लेन कर दी गई तो उसके खिलाफ एक्शन हो जाएगा, ये है। तो यहाँ पर फिर क्वालिटी का मतलब आ जाता है कि अलग अलग रेट हो गए, मतलब एक रेट, मान लीजिए जैसे अब किसी की 500 रुपए का रेट लगा है, तो जो क्वालिटी कम है तो 500 रुपए का हो जाएगा, मिनिमम एमएसपी 500 रुपए है तो उसका 500 रुपए कम क्वालिटी वाला अनाज जाएगा, और जो अच्छी क्वालिटी का है तो उसका रेट 600 हो जाएगा। तो सरकार ने तो एक ही डिसाइड किया है कि इससे कम नहीं होगा, ज्यादा कितना भी हो जाए, ज्यादा में खरीद लो कोई दिक्कत है, लेकिन कम में नहीं खरीद सकते। तो क्वालिटी वहां पर फिर उसके ऊपर फिर देखी जाती है, उस मिनिमम जो प्राइस है उससे ऊपर उसको खरीदना पड़ेगा, अगर अच्छी क्वालिटी का अनाज है तो। अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो इतनी तो है ही, कम से कम तो इतना डिसाइड ही कर दिया उन्होंने, है ना, कैसी भी क्वालिटी हो इससे कम में नहीं खरीद सकते। मंडी में मतलब बाकी जो निजी जो व्यापारी होते हैं, स्थानीय जो व्यापारी होते हैं, वो फिर कितने भी खरीद लेते हैं, है ना, और ज्यादातर किसान इनको पता नहीं है, और बहुत से आप गाँव जो गाँव के किसान हैं उनको, बहुत से लोगों को पता ही नहीं है कि एमएसपी क्या होता है ना, एमएसपी पर ही खरीदा जाता है अनाज, उनको नहीं पता है, तो किसी को भी बेच देते हैं। उनसे आप पूछो भाई गेहूं का एमएसपी कितना है, तो उनको थोड़ी पता है, उनको क्या पता कि सरकार ने कितना न्यूनतम समर्थन मूल्य डिसाइड किया है किस फसल का। उनको अगर इतना पता चल जाए तो उनको कितना फायदा हो। तो इसमें एक सुधार के संबंध में सुझाव देते हैं कि सबको जागरूक बनाना जरूरी है। सरकार एमएसपी तय करती है, लेकिन किसान को जो पता ही नहीं है तो फिर मतलब क्या भाई, जिसके लिए एमएसपी डिसाइड किया गया है उसको तो पता ही नहीं है, गांव में किसान को पता ही नहीं है, तो फिर एमएसपी डिसाइड करने का मतलब ही नहीं निकल रहा है कि वो तो कम रेट पे बेच रहा है ना। जो व्यापारी है वो बेवकूफ बना देता है, करे अनाज वो सही नहीं है, तुम्हारा फसल सही नहीं है, ये क्वालिटी इसकी अच्छी नहीं है, ये तो कम में जाएगी, जबकि उसको बेचना ज्यादा पे, तो बीच का जो बिचौलिया है वो ज्यादा पैसे कमा लेता है ना। तो क्वालिटी का मतलब कहाँ पर आता है, उससे ऊपर के रेट पर आता है, यानी कितनी भी लो क्वालिटी का अनाज हो या फसल हो, उससे कम रेट पर कोई भी नहीं खरीदेगा। अच्छी क्वालिटी का है तो उससे ज्यादा में जाएगा वो, ये क्योंकि न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है फसल में, एक ही न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकार जारी करती है। अच्छी मतलब दो समर्थन मूल्य नहीं होते हैं, चाहे वो क्वालिटी कैसी भी हो, एक ही है, उससे ज्यादा में वो जाएगा, उससे नीचे जो है वो फसल नहीं खरीदी जाएगी कोई भी हो, है ना। ठीक है, तो फसलों के उत्पादन में जो अन्य खर्च लगते हैं, अन्य खर्च मतलब जो
ट्रांसपोर्टेशन का खर्च लगता है ना, किसान जो है मंडी में फसल लाता है तो उसका खर्च काफी होता है, और जो इन्वेस्टमेंट उसने किया हुआ है ना, तो वो जितने भी खर्चे हैं, तो लागत एक अलग है। देखो, लागत तो फसल उत्पादन तक होती है, फसल उत्पादन के बाद जो खर्चे हैं वो खर्चे यहाँ पर है ना। लागत मतलब लागत हमने पहले कर लिया, आप सोचेंगे लागत तो बोल दिया सर ने, अब ये खर्च कैसे, तो लागत कब तक के है, ये फसल उत्पादित हो गई उसमें वो लागत आ गई। उसमें कौन सी लागत आते हैं, उसमें जो भी बीज हमने यूज किया है, उसके लिए जो उर्वरक यूज किए हैं, उसके लिए कीटनाशक दवाएं यूज की हैं, खेत की जुताई की गई है, फिर कटाई की गई, थ्रेसिंग की गई है, तो ये पूरी लागत उसमें आ गई। अब फसल पैदा हो गई है, हमारे पास आ गई है, तो उसके रखरखाव में भी खर्च होता है ना, उसका भंडारण करना है उसमें खर्च होता है, मार्केट तक जो है, मंडी तक जो है उसको लाने ले जाने में उसमें खर्च होता है। तो वो जो बाकी जो खर्चे हैं उनका भी ध्यान रखा जाता है ना। जैसे जो भावांतर भुगतान योजना है तो उसमें उसका उल्लेख आता है, उसमें वो भी खर्च काउंट होता है। भावांतर भुगतान योजना चल रही है ना, एमपी गवर्नमेंट की है, तो उसमें क्या है, सरकार वो भी खर्च देती है, ट्रांसपोर्टेशन का भी खर्च देती है। अगर उसमें डिस्टेंस बताई गई है कि मेरे ख्याल से 5 किलोमीटर का ऐसा कुछ है, 5 किलोमीटर से ज्यादा अगर दूरी है तो उसमें जो खर्च आएगा, किसान को जो खर्च लगेगा मंडी तक लाने में, तो उसका भी खर्च वहन जो है सरकार करेगी, ऐसा उसमें प्रावधान है। ठीक है, तो वो अतिरिक्त खर्च यहाँ पर बताए गए हैं। इसके बाद उपभोक्ताओं के हितों का भी ध्यान रखा जाता है ना, मतलब उपभोक्ताओं को भी नुकसान नहीं हो और किसानों को भी नुकसान नहीं, उनको फायदा हो ना, तो उसका भी ध्यान रखते हुए यहाँ पर एमएसपी डिसाइड किया जाता है। कृषकों का जीवन स्तर है, कृषकों की जीवन स्तर वृद्धि हो, उसमें सुधार हो सके, उनका भी ध्यान रखा जाता है। फसलों का उत्पादन किस तरीके से हुआ है, कम हुआ है, ज्यादा हुआ है, उसका भी ध्यान रखा जाता है ना। फसलों का उत्पादन ज्यादा होता है तो फिर एमएसपी हिसाब से कम रखी जाती है, फसलों का उत्पादन कम होता है तो एमएसपी ज्यादा रखी जाती है। तो इस तरीके से ये सारे निर्धारक तत्व जो है उनको ध्यान सरकार रखते हुए एमएसपी जारी करती है। इसके बाद फिर समस्याएं आती हैं, कृषि मूल संबंधी समस्याएं, कृषि मूल नीति संबंधी समस्याएं हैं। सरकार जो ये नीति डिसाइड करती है उसमें कुछ समस्याएं, कुछ बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। एक दो चुनौती तो मैंने बताई दी है। चुनौती पहला मैंने बताई है कि ज्यादातर जो किसान हैं, खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों के किसान हैं, उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में जानकारी नहीं होती है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य जैसी भी कोई चीज होती है, और इतना है वो तो बहुत बात की बात हो गई। पहले तो बहुत से किसानों को यही पता नहीं, हालांकि जागरूकता काफी बढ़ रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे किसान होंगे मेरे ख्याल से जिनको एमएसपी के बारे में पता ही नहीं कि एमएसपी भी कोई चीज होती है। और जब एमएसपी के बारे में ही नहीं पता है तो अलग अलग फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कितना होगा ये कैसे पता होगा। अगर इतना पता चल जाए तभी तो ये सार्थक है, नहीं तो फिर सरकार इतनी मेहनत कर रही है, इतना प्रयास कर रही है इन सब चीजों में, तो उसका फायदा किसान उठा पाए। किसान जिनके लिए ये चीज हो रही है वो उसका फायदा नहीं उठा पा रहे, है ना। जो गरीब किसान है, छोटे किसान है, सीमांत किसान है, उनकी बात में कर रहा हूँ, तो वही ज्यादा किसान है। हमने अभी कृषि जोड़ में पढ़ा था कि भारत में और मध्य प्रदेश में ज्यादातर किसान सीमांत किसान है, और उनको ही ये चीजें पता नहीं थी, वो पिछड़े हुए हैं, ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं, वहां पर कोई उनको सूचना नहीं रहती, जानकारी नहीं रहती है ना। तो सबसे बड़ी जो समस्या है वो ये है जो मैंने पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा हुआ है ना, एमएसपी के बारे में, एमएसपी के संबंध में जानकारी ना हो। जानकारी ना होना, जिससे उनको फायदा उसका नहीं मिल पाता। और किसान है उनकी जो उपज है, जो नीति कभी कभी डिसाइड की जाती है, लेकिन उसका एक्चुअल में जो
लागत है, एक्चुअल में जो उसकी कीमत मिलना चाहिए उतनी नहीं मिल पाती है। ये भी समस्या है। कृषि मूल्य श्रृंखला का पर्याप्त विकास नहीं हो पाना, कृषि मूल्य का निर्धारण जो है उसकी जो श्रृंखला है, उसकी जो पद्धति है, उसका जो है सही ढंग से विकास नहीं हो पाया है। पद्धति का विकास, कृषि मूल्य निर्धारित करने की जो पद्धति है, श्रृंखला है, उसका विकास सही ढंग से नहीं हो पा रहा है। ये जैसे मैंने बताया है कि किसानों को दरों का सही ढंग से पता नहीं चल पाता है, उचित दर जो है नहीं मिल पाती है, तो उनको उत्पाद बेचने में काफी मुश्किल होती है। जो भी फसल उसने उगाई है उस फसल को सही मूल्य नहीं मिलने पर जो है उनको बेचने में मुश्किल आती है। इसके बाद आवश्यक जो किसान हैं उन तक सब्सिडी नहीं पहुंच पाती है ना। सब्सिडी अभी अलग कम हो गई है, बहुत कम कर दी है गवर्नमेंट ने सब्सिडी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में भी दे रही है सब्सिडी। जैसे उर्वरक है, जो उपकरण वगैरह खरीदे जाते हैं, बीज वगैरह खरीदे जाते हैं, कीटनाशक दवाएं खरीदी जाती हैं, उन पर जो है सब्सिडी भी दे रही है। लेकिन जो एक्चुअली जरूरतमंद जो किसान हैं उनको ये सब्सिडी नहीं मिल रहा है उचित मात्रा में। जरूरतमंद किसानों को ये फायदा नहीं मिल पा रहा है। फायदा वो किसान उठा रहे हैं जिनको जरूरत ही नहीं है ना, वो ऑलरेडी समृद्ध है, वही जो है किसान इसका फायदा ले पा रहे हैं। अन्य जो किसान है, जो गरीब किसान है, वो फायदा नहीं ले पा रहे। और इसी वजह से जो है किसानों द्वारा आत्महत्याएं की जा रही है रेगुलर। किसान द्वारा आत्महत्याएं करना, किसानों की ऋण व्यवस्था भी ज्यादातर बनी हुई है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। एक आता है कि जो किसान है, ज्यादातर किसान जो अधिकृत मंडियां हैं वहां पर जो है अपनी फसल नहीं बेचते हैं। स्थानीय जो व्यापारी हैं, स्थानीय जो खरीदार हैं, उनको जो है अपनी फसल बेचते हैं, जिससे उनको उचित कीमत नहीं मिल पाती है फसल की, क्योंकि बाजार उनको मिल नहीं पाते हैं। कई जगह तो ये होता है कि बहुत दूर है ना, मार्केट इंटीरियर में गांव है और बेचने जाने के लिए जो उसके पास साधन नहीं है, लागत बहुत ज्यादा लग रही है, तो सोचता है कि चलो यहीं बेच दो, कौन प्रॉब्लम इतनी परेशानी उठाए, यहीं पर भेज दो। तो इस तरह की चीजें चलती हैं क्योंकि मार्केट जो है दूर है, उपलब्ध नहीं हो पाते उनके यहाँ पर। किसानों का किसान आंदोलन जो हो रहे हैं, किसानों की जो प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए किसान जो है आंदोलन लगातार चल रहे हैं, अभी भी चल रहे हैं। तो किसान आंदोलन को बढ़ता दायरा है। ये एक्चुअली ये पुराना आ गया है, इसमें रिपीट है एक्चुअली एक पॉइंट। किसानों द्वारा आय बढ़ाने हेतु क्या करती है किसान? आय बढ़ाने हेतु जो है उर्वरकों का गैर जरूरी तरीके से उपयोग होता है, जिससे मृदा को नुकसान होता है। मृदा की उर्वरता में कमी। किसानों द्वारा आय में वृद्धि करने के लिए किसान क्या करते हैं? उर्वरकों का बहुत ज्यादा अनियंत्रित तरीके से या अनियमित तरीके से उपयोग करते हैं, जिससे मृदा की उर्वरता कम होती जा रही है। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो कृषि मूल्य नीति संबंधी हैं। इसके बाद है आगे ये, जैसे मैंने अभी बोला था कि जो स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशें हैं उनको आधार मान करके एमएसपी का निर्धारण नहीं हो रहा है, तो इसको ज्यादातर मुद्दा बनाया जा रहा है। आंदोलन जो चल रहे हैं, किसान आंदोलन, उसमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि जो एमएसपी डिसाइड होती है उसमें स्वामीनाथन आयोग की जो सिफारिशें हैं उनको आधार नहीं माना जा रहा है।
मैंने बताया है कि लागत का 50% से ज़्यादा जो भी लागत लग रही है उसका 50% से ज़्यादा जो है एमएसपी डिसाइड किया जाना चाहिए, लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा है, तो इसको लेकर के ज़्यादा विवाद चल रहा है और आंदोलन चल रहा है। ई नाम योजना जो है अभी हमने पढ़ी है, जो भी मंडियां हैं उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा नहीं गया, जितनी भी मंडियां हैं उन सभी को जो है ई नाम योजना के तहत नहीं जोड़ा गया है। नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, हमने ये कार्यक्रम पढ़ा है ना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट है ना, ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक है और NAM मतलब नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। इसमें क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जो मंडियां हैं यानी मार्केट है उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है ना, तो उसके जरिए किसानों को अनाज बेचने में काफी आसानी हो रही है, लेकिन सभी मंडियां जो है अभी तक जुड़ नहीं पाई ई नाम के तहत, है ना, तो ये एक समस्या है। इसके अलावा जो ये मैंने जैसे बताया है कि बहुत सारे जो किसान हैं, जो अधिकृत मंडियां हैं, वहां पर जो है अपने अनाज को न बेच करके स्थानीय जो खरीदार है, स्थानीय जो व्यापारी है, कम कीमत पर जो है वहां पर अपनी फसल को बेच देते हैं, जिससे उनको जो है नुकसान होता है। इससे फायदा साहूकारों को होता है क्योंकि ज़्यादा उनको कीमत मिल जाती है, उनसे बहुत कम कीमत पर फसल खरीद लेते हैं और उनको मार्केट में जो ज़्यादा कीमत पर बेचते हैं, है ना, लेकिन किसानों को इससे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और क्यों बेचते हैं? क्योंकि जो है एक तो उनको ज़्यादा जानकारी नहीं है कहाँ पर बेचना है ना, दूसरा ये रहता है कि दूर है, लाने ले जाने की समस्या है, उनके पास कोई साधन ही नहीं है, गांव में साधन नहीं रहते। पहले गाड़ी बैल चलते थे, गाड़ी बैल में लोग बेच देते थे, है ना। अब जो है ट्रैक्टर से जाना है तो ट्रैक्टर उसके पास है नहीं, किसी से जो है भाड़े पर लेगा, उसको बहुत ज़्यादा उसका खर्च देना पड़ेगा, है ना। तो इस तरीके से वो एक तो परेशानी से बचता है और खर्च से बचता है, इस आधार पर जो है वो अपनी फसल को कम कीमत पर बेच देता है। तो ये है इस तरीके से समस्याएं। इसके बाद आता है कृषि मूल नीति संबंधी सरकारी पहल। सरकार द्वारा इसके लिए क्या क्या प्रयास कर रही है उसके संबंध में यहाँ पर ये बताई गई हैं। और प्रयास के रूप में सबसे मेन है एमएसपी। जैसे मैंने पहले बताया कि आपको इसके अंतर्गत एमएसपी को ही फोकस करना है और पर्टिकुलर एमएसपी न्यूनतम सपोर्ट प्राइस उसको भी आपको 3 नंबर में 2 नंबर में या 7 मार्क्स में पूछ सकता है, 2 या 7 मार्क्स में इसको पूछ सकता है एमएसपी को। और एक बार मेरे ख्याल से आया है, छोटा क्वेश्चन इसका पूछा गया है एक बार मेंस में, और प्री में भी आ सकता है क्योंकि हमेशा होता चर्चा में रहता है, तो इसको प्री में पूछ सकता है, एमएसपी के बारे में फुल फॉर्म पूछ सकता है, कौन इसकी घोषणा करता है, कौन इसका अनुमोदन करता है, कितनी फसलों पर ये दिया जा रहा है, ये सारी चीजें जो है आपको प्री में पूछ सकता है और मेंस में पूछ सकता है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य एक महत्वपूर्ण पहल है सरकार की। कृषि मूल्य नीति को निर्धारित करने में सबसे बड़ा जो प्रयास है करने के संबंध में वो है एमएसपी। और भारत में जो है एमएसपी के रूप में एक बड़ी राशि सब्सिडी के रूप में दी जाती है ना। एमएसपी एक तरीके से सब्सिडी का ही एक रूप। अब देखो यहाँ पर भी सब्सिडी आ गई, उन्होंने सब्सिडी वर्ड हटाया जरूर है लेकिन सब्सिडी आपको पढ़ना जरूर है। एमएसपी के रूप में है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर खाद्य सब्सिडी आ जाती है ना। तो इस तरीके से तो अन्य देशों की अपेक्षा जो है भारत में कृषि क्षेत्र में सब्सिडी ज्यादा दी जा रही है। तो इसीलिए WTO में इसको लेकर के एक मुद्दा बनाया जा रहा है कि जो विकासशील देश हैं वो जो है सब्सिडी ज्यादा दे रहे हैं, उसको अनुबंध कर देना चाहिए। उसमें बहुत सारी सब्सिडी के रूप आते हैं, है ना। ब्लू सब्सिडी है, रेड सब्सिडी है, ग्रीन सब्सिडी है ना। बहुत सारी सब्सिडी के रूप हैं, वो WTO के अंतर्गत उनको हम पढ़ते हैं। ठीक है। तो अन्य देशों की अपेक्षा कृषि सब्सिडी अपने यहाँ ज्यादा है। कृषि कानून को समाप्त किए गए हैं,
2020 में जो पहले प्रारंभ किए गए। और ई नाम के माध्यम से राष्ट्रीय बाजार तक किसानों की पहुंच को बढ़ाया गया है, ये भी हम पढ़ चुके हैं। ई नाम जो योजना है ना, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट जो योजना है, इसके जरिए जितने भी मार्केट हैं, मंडियां हैं, उनको इलेक्ट्रॉनिक रूप से जोड़ा जा रहा है, जिससे किसानों को फसल बेचने में आसानी हो जाती है। उनको जो है नेट से जो है सर्च करके वो पता लगा लेते हैं कौन कौन सी मंडी यहाँ पर नज़दीक है, वहाँ पर क्या क्या रेट किसके चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें पता लगा करके ये सब सुविधा है। देखो वही बात है, सुविधा बहुत है, लेकिन किसानों को पता हो तब तो उसका मतलब है, नहीं तो मतलब ही नहीं। अब इतना कौन करेगा? किसान इतनी जागरूक अगर हो गए होते तो फिर इतनी प्रॉब्लम होती नहीं। ठीक है, तो इतनी सारी चीजें चल रही हैं। एमएसपी डिसाइड कब से हो रहा है, ये योजना कब से चल रही है, लेकिन आज आप गांव में किसी भी किसान से जाके पूछ लो इसके बारे में तो किसी को नहीं पता होगा। तो फिर प्रॉब्लम वही है कि किसानों में जागरूकता नहीं होने की वजह से सरकार के जो प्रयास हैं उनका फायदा नहीं हो पा रहा है। तो ये पहल हमें बताना है कि क्या क्या सरकार ने पहल इस दिशा में की हुई है। तो इनाम की योजना चल रही है, इसके बारे में पढ़ चुके हैं। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। योजना हम लोग ये भी पढ़ चुके हैं, है ना। प्रधानमंत्री किसान अन्नदाता योजना हम पढ़ चुके हैं। एमपी गवर्नमेंट द्वारा किसान कल्याण योजना चलाई जा रही है, और पीएम किसान अन्नदाता योजना वो भी हम पढ़ चुके हैं, है ना। 2022 तक आय को दुगुना करने के संबंध में प्रावधान किया गया है। तो ये सारी योजनाएं यहाँ पर आएंगी जिसको हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, किसानों की आय को बढ़ाने के लिए किसानों का जो जीवन स्तर है, किसानों द्वारा जो फसल उगाई जाती है उसका उचित मुआवजा देना, उचित कीमत देना, इसके लिए बहुत सारी योजनाएं सरकार चला रही है। इसके बाद फिर आता है एमएसपी जो डिसाइड करता है उसके बारे में। कृषि मूल्य हेतु सरकारी पहल के अंतर्गत जो है कृषि लागत एवं मूल आयोग के बारे में पढ़ना। इसको भी आपको 2 या 7 मार्क्स में पूछ सकता है प्रैक्टिकल। ठीक, अब हम इसको कल कंप्लीट कर पाएंगे क्योंकि अभी इसमें आगे काफी है। तो कल इसको परसों मंडे को करेंगे इसको कंप्लीट, है ना। ये है मतलब परसों यानी मंडे को ये भी टॉपिक पूरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें फिर आगे प्रभाव है, इसके प्रभाव बताना है। इसके बाद फिर इसका मूल्यांकन है, फिर इसका सुझाव है ना। 2 से 3 चीजें इसमें जो बची हुई हैं वो परसों मंडे को कंप्लीट हो जाएंगी, फिर आगे का टॉपिक उठाएंगे। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कृषि मूल्य नीति में है वो ये है, एक तो कृषि लागत एवं मूल्य आयोग है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, ये जो है, और इसका प्रभाव, ये 2-3 चीजें इसमें ज्यादा खास है जिसको हमें पढ़ना है।